सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीएम बारड़ स्कूल परिवार में। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी में व्याकरण की बात करेंगे और व्याकरण में पद परिचय की चर्चा करने वाले हैं। पद परिचय मतलब हमारा परिचय। पद परिचय मतलब कि आपका परिचय, हमारा परिचय। देखो, वाक्य में एक शब्द जो होता है, एक वर्ण होता है, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, यानी कि पद बनता है। तो पद परिचय में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, विभक्ति और लिंग, वचन और काल, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, तो उसमें सबसे पहले हम संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा यानी कि नाम, नॉन, जिसका नाम के आधार पर जब हम परिचय प्राप्त करते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। देखो, संज्ञा में भी तरह तरह के जो भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसी प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करने जा रहे हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई एक व्यक्ति की जब बात होती है, कोई एक विस्तार की बात जब बात होती है, कोई एक व्यक्तिगत निजी तौर पर हम बात करते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो कि हिमालय, ऊंचा पर्वत है। तो ये जो यहां पर हिमालय की बात की गई है, तो हिमालय कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। तो ये हिमालय की बात की गई है। देखो, राम खाना खाता है। तो जो राम है वो संज्ञा है। राम खाना खाता है, क्या करता है? राम एक है। तो एक व्यक्ति की बात होती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जाति पूरी की पूरी एक मनुष्य जाति जो है, तो मनुष्य जाति की बात होती है। पशु जाति है पूरी की पूरी, पशु की बात होती है। पक्षियों की जाति, पूरा का पूरा पक्षी समझो। ये जाति की बात मनुष्य, ये जो मनुष्य है। बचपन यानी कि बच्चे, बच्चे, तो ये भी एक जाति है। देखो, स्त्री, पुरुष, ये भी जाति में आते हैं। उसके जब हम बात करते हैं, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आएगा भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक भाव होता है, यानी कि देखो, कुशलता का भाव होता है। देखो, जब भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, ईमानदारी का भाव, दया, करुणा, घृणा, नफरत, ये सब भाव है। उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फीलिंग्स होती है, सिर्फ एहसास होता है उसका। तो हम कहते हैं ना कि आपका भाव बढ़ गया, देखो आप तो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, भाव बढ़ गया। जब भाव बढ़ता है तो वो ऊपर उड़ता है, जब ऊपर उड़ता है तो हम उसे छू नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार हम जब छू नहीं सकते हैं, ऊपर उठते हैं, तो ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, एक समूह की जब हम बात करते हैं, समूह की जब हम बात करते हैं तो एक कक्षा, ये जो कक्षा में है, बच्चे समूह में पढ़ते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। देखो, संसद सभा जो है, तो संसद में बहुत सारे लोग जो होते हैं, ऑडिटोरियम में बहुत सारे जो लोग होते हैं, एक समूह होता है। जो जब छात्र लोग होते हैं
तो एक समूह है। तो उसी प्रकार ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक यानी कि ये मेरे हाथ में ये जो डस्टर है, तो ये डस्टर द्रव्यवाचक संज्ञा हो। मेरे हाथ में ये चौक है, तो ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है। देखो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसी प्रकार हम सर्वनाम की बात करेंगे। जब हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, जब ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये पद परिचय में ये सब बातें आती हैं। जब संज्ञा के आधार पर जो सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सर्वनाम के बोध होते हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि कोई पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यानी कि राम खाना खाता है। देखो ये राम जो है वो पुरुष है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसी प्रकार ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष उसका भी भेद है। देखो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम। आप अगर आप अपनी चर्चा करेंगे तो आप जो होते हैं आप कहेंगे कि मैं, तो उसी प्रकार उत्तम पुरुष मैं और हम उसमें आते हैं। मध्यम पुरुष आप और तुम, जिस हम दो बात कर रहे हैं तो वो मध्य पुरुष में आते हैं। देखो अन्य पुरुष मैं और आप किसी और व्यक्ति की चर्चा करते हैं, किसी और व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो क्या हो गया है? अन्य पुरुष। बात समझ में आती है क्या? वो अन्य पुरुष है। तो ये वे वह आ रहा है। उसी प्रकार ये जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब कि अपने आप की जब हम बात करते हैं, अपने आप की जब हम चर्चा करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनापन जब जहां पर होता है, समझ लो अपनापन, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे लिए बात करता हूं, मेरे लिए जब संबंध सूचक होता है तो वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो उसके आधार पर निश्चयवाचक सर्वनाम, एक बात तय है, वहां पक्षी उड़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये निश्चय है। क्या है? निश्चय। वहां क्रिया हो रही है। देखो ये निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसी के साथ संबंध होता है। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य अगर हम करेंगे उसका वैसा ही फल मिलने वाला है। तो एक संबंध सूचक निर्माण हुआ है। तो ये जो है जैसे को तैसा, हम कहते हैं ना जैसे को तैसा, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल भुगतेंगे। तो उसी प्रकार जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके आगे हम चर्चा जब हम करते हैं तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न का बोध होता है, कैसे, क्या, क्यों, किस लिए, ये जब प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। क्या, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक। वहां ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मार्क, जहां जहां क्वेश्चन मार्क से बोध जवाब आंसर मिलता है तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब कोई निश्चितता नहीं है, कोई कार्य की, कोई स्थिति की, कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई किसी की जो निश्चितता नहीं है, वो अनिश्चितता का खेल जो होता है। कोई मिल गया, हाँ ऐसा, कोई मिल गया, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये कार्य करते हैं लेकिन किसने किया है वो मालूम नहीं है, कोई कार्य कर रहा है।
तो ये जो है कोई निश्चितता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो सर्वनाम की बात हमने की है, उसके बाद आएगा ये जो क्रिया। जब हम क्रिया से बोध कराते हैं, जैसे कि कारक को अभी पता चलाना है तो क्रिया के आधार पर होता है। देखो, जब हम काल का पता लगाना है, वो कौन से काल में है, वो क्रिया के आधार पर होता है। देखो, तो ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि कार्य के साथ, कार्य के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, रमेश स्कूल जा रहा है। रमेश स्कूल जा रहा है। देखो, ये सकर्मक क्रिया हो गई। रमेश कहाँ जा रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रहा है, तो स्कूल रमेश जा रहा है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। कौन उड़ रहा है, चिड़िया। चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है। अगर ऐसा प्रश्न होता है, चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया क्यों उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, ये उससे कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो, अकर्मक मतलब कि कार्य का जब अभाव होता है उसे अकर्मक, अभाव किसका, क्रिया का, कार्य का, क्रिया का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया से कोई हमें बोध नहीं होता है, कोई स्पष्ट बोध नहीं मिलता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ जो होता है उसे हमें कोई ज्ञात होता है, बोध होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे विशेषण में। तो देखो, विशेषणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखो, तो ये जो है गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक और भी है, सार्वनामिक विशेषण। देखो, गुणवाचक विशेषण। देखो, गुण, उच्चता का गुण, सभ्यता का गुण, सहनशीलता का गुण। ये जो हम गुण की बात कर रहे हैं, ये ईमानदारी का गुण जो होता है, दया, करुणा, ये सब उसका जो गुण है वो गुणवाचक विशेषण, उसे हम कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जब हम संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो कि 3 बच्चे जा रहे हैं। 3 बच्चे जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये संख्या का ज्ञात होता है। मुझे 5 सेब चाहिए, 5 अनार चाहिए मुझे। 3 बच्चे जा रहे हैं, 5 व्यक्ति आ रहे हैं। तो ये जब जिसे हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उसे हम ये जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जहां तक नापना तोलना होता है, नापतोल जहां होता है। देखो, मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए, 1 लीटर दूध, 2 किलो तेल, ये जो है ये परिमाणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है। यानी कि उसकी जो मात्रा होती है, उसकी मात्रा गिनी नहीं जाती है, तो वो है परिमाणवाचक विशेषण।
बात समझ में आती है ना? परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये दोनों में जो भेद है वो भेद हमें समझ लेना चाहिए। संख्यावाचक किसे कहते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 5 50, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, हम नाप तोल कर ले सकते हैं, 2 किलो 5 किलो 2 मन, उसी प्रकार परिमाणवाचक उसे कहते हैं। देखो उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जिसे सार्वनामिक विशेषण उसके आगे पीछे जो संज्ञा का भाव जो होता है, और वे लोग आ रहे हैं। देखो ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण उसे हम कहते हैं। देखो सर्वनाम के आधार पर विशेषण की जो विशेषण का बोध होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम लिंग के ऊपर आ जाएंगे, लिंग की चर्चा करेंगे। देखो लिंग हिंदी में दो ही लिंग के भेद है। देखो एक स्त्रीलिंग है और दूसरा जो है पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही भेद है हिंदी में। स्त्रीलिंग देखो गाय चरती है, गाय चरती है। जो गाय है, जो एक गाय है वो क्या है? चरती है। क्या कर रही है? चरती है। तो यहां क्या आता है? ती। जब ये संज्ञा है, संज्ञा के आधार पर क्रिया के संबोधन से, क्रिया के जुड़ने से उसके प्रत्यय जो ती यानी कि ई प्रत्यय लगता है तो वो स्त्रीलिंग है। हमेशा याद रखने का, जब क्रिया के आधार पर अगर हम गाय क्या है, गाय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसका बोध नहीं होता है तो हमें उसके साथ क्रिया को जोड़ना है। गाय जाती है तो ती आता है, गाय खाती है तो भी ती आएगा, गाय बैठी है तो भी ई, बैठी थी, ई प्रत्यय आएगा, तो वो है स्त्रीलिंग। कुत्ता जाता है। देखो कुत्ता जाता है, तो यहां ये जो कुत्ता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसका बोध अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? उसके साथ क्रिया को जोड़ेंगे। क्या करता है? जाता है, खाता है, दौड़ता है। देखो ये ता यानी कि अप्रत्यय होता है। खाता है, जाता है, दौड़ता है। कुत्ता ले लो, घोड़ा ले लो, बिल्ली काली है। बिल्ली कैसी है? काली है, काली, तो बिल्ली क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आत्मा मरती नहीं है, तो आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो हमें ज्ञात करना है। तो आत्मा मरती नहीं है। देखो मरती, ती, ई प्रत्यय लगा तो वो है स्त्रीलिंग। तो उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद जान सकते हैं। ये बात होती है। समझ में आती है बात? ये लिंग हमारा हो गया। हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद आएगा वचन। वचन एक वचन और बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। देखो गाय चरती है। गाय कैसी, कितनी है? एक है। गाय चरती है तो एक वचन हो गया। देखो ये गाय चरती है एक वचन हो गया। अगर हम उसको बहुवचन गायें चरती हैं, देखो ये बहुवचन हो गया। ती मतलब के स्त्रीलिंग है। क्या है?
स्त्रीलिंग है, और चरती है मतलब वो काल के आधार पर वर्तमान काल आ गया है। देखो काल के आधार पर वर्तमान काल, वर्तमान काल चरती है यहां वर्तमान हो गया। बहुवचन और एक वचन, गाये तो ये बहुवचन हो गई, बच्चे बच्चे हो गए तो देखो ये बहुवचन है। गायें चरती है, अगर हम वहां ये काल के आधार पर हम चर्चा करते हैं तो गायें चरती थी तो क्या हो गया भूतकाल। देखो वचन, एक वचन और बहुवचन, ये इसकी हम बात करते हैं, उसके बाद हम काल की चर्चा करते हैं। देखो काल, काल यानी समय, आजकल कैसा समय चल रहा है वो भी हमें मालूम है। तो काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल यानी कि इज रनिंग, जो चल रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य होता है। देखो कार्य होता है, मोहन खाना खाता है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन खाना खाता है। कौन सा आया है, तो ये जो है वो काल कौन सा है, वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। क्यों, खाना खा रहा है, खाता है, क्रिया भी चालू है। तो अगर इस वाक्य को हम भूतकाल में बदलना है, परिवर्तित करना है, तो मोहन खाना खाता क्या आएगा, था। देखो मोहन खाना खाता था तो ये भूतकाल हो गया। था, थे, थी, थू, ये सब जब आएगा उस वक्त वर्तमान काल यानी कि है, वर्तमान काल यानी कि है। मोहन खाना खाता है अगर है तो वर्तमान काल है, मोहन खाना खाता था तो ये देखो भूतकाल हो गया, खाना खाता था तो ये यहां था लग गया, था, थे, थी, थू, देखो ये भूतकाल हो गया। उसके बाद भविष्य काल, मोहन खाना खाएगा। देखो मोहन खाना खाएगा, ये जो गा है, गा भविष्य काल, मोहन खाना खाएगा। देखो कोई स्त्रीलिंग है तो गीता खाना खाएगी, बच्चे खाना खाएंगे, गे, गी, गा, ये सब जब आएगा तो ये काल का पता लगता है। देखो ये बात समझने का है। वर्तमान काल में है, हूं, रही, थी, ये सब वर्तमान काल में आएगा। भूतकाल में था, थे, थू, थी, ये सब भूतकाल में आएगा। और भविष्य काल में वी विल में, जब भविष्य काल में गा, गे, गी, गु, ये सब जो बात है वो काल के आधार पर हम उसकी बात करते हैं। देखो अब आएगा कारक। देखो कारक की बात करेंगे हम। कारक जहां देखो ये संज्ञा और सर्वनाम के रूप में जब क्रिया के आधार पर उसका बोध होता है, क्रिया के आधार पर जब उसका बोध होता है, संबंध जहां तक जोड़ता है, उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 प्रकार के कारक है। देखो कर्ता कारक का उसकी विभक्ति जो ने, कर्म कारक की विभक्ति जो है
को, और करण कारक की विभक्ति है से या द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति जो है के लिए, अपादान कारक की विभक्ति जो है से, अलग। ये अपादान में से किसका बोध कराता है? अलग। अलग मतलब से पेड़ से पत्ता गिरता है, या तो बादल से वर्षा गिरती है, बारिश गिरती है, वहां से अलग होती है। देखो, बादलों में से बारिश अलग होती है, तो वहां अपादान से अलग। संबंध, संबंध, काके की, रारेरी, नानेनी, ज्यादातर काके की ही का प्रयोग होता है। अधिकरण में पर, संबोधन में हे, अरे, ओ। तो उसी प्रकार ये जो कारक है और उसकी विभक्ति है, तो उसको हम याद अगर करना है, हमें तैयार करना है, का है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में पर, और संबंध है, अरे, ओ। तो उसी प्रकार हम उसकी जो विभक्ति है वो याद पर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पद परिचय, देखो एक वाक्य के आधार पर हम समझने की चेष्टा करेंगे। रवि चाय बनाता है। देखो, रवि चाय बनाता है, तो जो रवि है वो क्या है? देखो, पद परिचय करना है रवि का, तो रवि एक वो संज्ञा, और रवि और क्या है? वचन के आधार पर एक वचन। काल के आधार पर क्या करता है? क्या है यहां पर? है तो कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या बनाता है? चाय बनाता है। संज्ञा एक वचन, वर्तमान काल। लिंग के आधार पर अगर हम उसकी बात करते हैं तो रवि चाय बनाता है, क्या करता है? ता प्रत्यय लगा है। देखो हम वचन में जाएंगे, लिंग में जाएंगे। लिंग में ये ई प्रत्यय और पुल्लिंग में आ प्रत्यय। जब यहां रवि में क्या आएगा? आएगा, तो कौन सा है वो? पुल्लिंग। तो उसी प्रकार ये पद परिचय हमें उसका भेद बताता है। मैंने आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, उसकी विभक्ति जो है, लिंग, वचन और काल, इन सारी की सारी बातों की चर्चा हमने की है। तो आप अच्छी तरह से ये पढ़ेंगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और तैयार करेंगे। आभार, धन्यवाद, बाय।